हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम करेंगे BPCS 184 यानी कि विद्यालय मनोविज्ञान का क्वेश्चन पेपर को सॉल्व, जो कि प्रीवियस ईयर का है। 50 मार्क्स का पेपर होता है आपका। 5 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं जो कि 10 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, पर क्वेश्चन का आंसर आपको 2 से 2.5 पेजों में देना होता है। आप 3 पेज भी कर सकते हो अगर आपके पास टाइम अच्छा है। ठीक है, अगर आपकी स्पीड तेज है तो। और इसको अच्छा करने के लिए आप रोज़ स्पीड में मतलब बदलाव करने के लिए, तेज करने के लिए उसको रोज़ राइटिंग कर सकते हो, जिससे आपकी स्पीड बढ़े। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर से लिया हुआ है। ठीक है, इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है आपको। और मेरा सजेशन भी ये रहेगा आपको कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाउन करके खुद भी सॉल्व करना। इस साल जो आया था जून में 2023 में, ये मैंने नहीं कराया है, ये बहुत पहले वाले हैं। तो ये एक आइडिया देने के लिए है आपको। ये भी शायद रिपीट हो जाए इस अगले बार में, जब भी आप इसको देख रहे होंगे वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, विद्यालय मनोविज्ञान को परिभाषित कीजिए। तो पहला क्वेश्चन तो ये है विद्यालय मनोविज्ञान को परिभाषित करने के लिए। और एक और चीज़, मैंने इसकी बुक का पूरा चैप्टर करा रखा है, आप जाकर देख सकते हो। प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में, या फिर एक बार चैनल सब एकदम देख लेना, जाके घुस जाना अंदर, मिल जाएगा कुछ काम का। ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके सामने होता है कि परिभाषा पूछ रहा है मैं विद्यालय मनोविज्ञान की, बेसिकली बुक की, इस बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही होगा, विद्यालय मनोविज्ञान की आवश्यकता और प्रासंगिकता के बारे में पूछ रहा है। तो परिभाषा मैंने पहले पॉइंट में लिखी है। सेकंड पॉइंट में आप देखते हो आवश्यकता और प्रासंगिकता। प्रासंगिकता का मतलब होता है रेलेवेंस, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देनी होती है आपको इसके बारे में, है ना। इन्फॉर्मेशन क्या देनी होती है कि इंडिया में संस्था कौन कौन सी है जो इसमें काम कर रही है, या किस तरीके से इसको बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। इंडिया में अभी इतना नहीं है ये, और इसकी सफल होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इंडिया में यूथ जो है उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है और कंट्रीज़ के मुकाबले। तो इस हिसाब से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हो प्रासंगिकता के बारे में। अब आता है आवश्यकता। जो पॉइंट्स आपके सामने हैं देख रहे होंगे, मैं नहीं पढ़ाऊँगा सब कुछ। ठीक है, ये आप बस एक मैं ओवरव्यू देने के लिए बता रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन है व्यक्तिगत भिन्नताओं में पर्यावरण कारणों की भूमिका। और ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जैसे आप एक इन्वायरमेंट में रहते हो, है ना। इन्वायरमेंट में जैसे कि फैमिली है, फैमिली में आपके किस तरीके के लोग हैं, ये डिपेंड करता है आपकी व्यक्तिगत जो भिन्नताएं हैं उन पे, डाइवर्सिटीज़ पे। अगर एक बच्चा बेसिकली गरीब घर का है तो उसका जो बिहेवियर होगा वो अलग होगा। एक बच्चा अमीर घर का है तो उसका बिहेवियर अलग होगा। गरीब घर का बच्चा समझदार ज़्यादा हो सकता है, अमीर घर का बच्चा थोड़ा कम समझदार हो सकता है ना, क्योंकि उसको ज़रूरत ही नहीं है समझदार होने की। गरीब घर के बच्चे समझदार जल्दी हो जाते हैं, ये चीज़ कंपैरिजन में देखी गई है। ठीक है, ये आप एक तरीके से व्यक्तिगत भिन्नताओं में दे सकते हो, डाइवर्सिटी में दे सकते हो। धर्म के आधार पर भी हो सकता है ये, और एक कंट्री के हिसाब से भी हो सकता है। ठीक है, अलग अलग चीज़ों को देख सकते हैं हम। यहाँ पे क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि डाइवर्सिटी के रीज़न क्या होते हैं, कि क्यों होता है। इन्वायरमेंटल रीज़न पूछ रहा है यहाँ पे, तो हमें वही बताना है कि इन्वायरमेंट की वजह से किस किस तरीके के जो चेंजेस होते हैं बच्चों में वो। ठीक है, यानी कि परिवार में माता पिता, दादा दादी, नाना नानी अगर उनके पास रहते हैं तो वो किस तरीके से बदलाव देखे गए हैं उनमें। ठीक है, संगति, मतलब कि एक संगति, यानी कि आपकी फ्रेंडशिप, जो फ्रेंड जोन है या फ्रेंड में जितने भी बच्चे हैं वो किस तरीके के हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, उनकी संगति कैसी है, क्या वो नशाखोरी में है तो आप भी नशाखोरी करने लगोगे। अगर वो पढ़ाई लिखाई में अच्छे हैं तो आप भी कोशिश करोगे उनसे कम्पीट करने की, और आप शायद एक बेहतर इंसान बन जाओ। ठीक है, तो ये इसी बारे में है। अब और देख लेना जो भी पॉइंट बना रखे हैं मैंने, ये डिस्क्राइब करने हैं आपको सारे पॉइंट। एग्ज़ाम में ऐसे नंबर नहीं मिलेंगे इनको। मे बी 4-4 लाइन अगर लिख दोगे तो भी सही हो जाएगा काम। ठीक है, 4 लाइन में नहीं तो कुछ भी ज़्यादा आ रहा है, थोड़ा बहुत लिख सकते हो आप, है ना। और लास्ट में निष्कर्ष जरूर लिखा करो, क्योंकि 10 नंबर का क्वेश्चन है। निष्कर्ष डेफिनेटली ऐड करना होता है। जगह नहीं बच रही तो अलग बात है, अगर जगह थोड़ी बहुत बच रही है तो वहाँ पे आप ऐड कर देना। सेकंड क्वेश्चन आता है हमारा, बच्चों और किशोरों के लिए संज्ञानात्मक व्यवहार हस्तक्षेप के रूप में सामाजिक कौशल प्रशिक्षण की व्याख्या कीजिए। बच्चे और किशोर कौन होते हैं, यानी कि बच्चे बहुत छोटे जो उम्र के होते हैं, यानी कि 15 साल से कम बोल सकते हो आप, या आप 12 साल से जो कम उम्र के होते हैं वो बच्चे होते हैं, और 12 साल से ऊपर के जो होते हैं वो किशोर होते हैं। ठीक है, जो जवान होने के लिए चल पड़ते हैं, यानी कि जवान नहीं होते हैं वो किशोर होते हैं, यानी कि जवान और किशोर के बीच, जवान और बच्चे के बीच में। ठीक है, तो वो किशोर कहते हैं हम उसको, 12 साल से ऊपर के बच्चे और 18 साल से कम वाले।
इसके बारे में पूछ रहा है कि बच्चों और किशोरों के लिए संज्ञानात्मक व्यवहार, यानी कि जो एक तरीके से जब वो बढ़ते हैं, छोटे से बच्चे से जब वो बड़े होते हैं तो उनमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं उसके बारे में पूछ रहा है। ठीक है, मैंने सब कुछ लिख रखा है, आप जाके आप ये देख सकते हो। और चैप्टर मैंने पढ़ा रखा है, पहले बता रहा हूँ, देख लेना जाके। ठीक है, हेल्प मिल जाएगी बहुत ज़्यादा। अगर कुछ दिन पहले देख रहे हो, यानी कि 1 हफ्ते पहले भी देख रहे हो ना इस वीडियो को, तो भी एक बार पूरी वीडियो देख लोगे, 1 दिन में भी हो जाएगी, शायद 2 दिन में आप कंप्लीट कर सकते हो। पूरा जो भी इसका है सिलेबस मैंने करा रखा है, जल्दी जल्दी मैंने पढ़ाया था और अच्छी तरीके से डिटेल में मैंने कंप्लीट करने की कोशिश की है हर एक टॉपिक। ठीक है, ताकि एग्ज़ाम में दिक्कत ना हो, अगर कुछ और पूछ ले तब भी आप कर पाओ उसको, है ना, एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 आता है हमारे सामने, 3 से 5 डायरेक्ट, क्या बात है। एक ना शायद मैं बीच में से मिस कर दिया होगा, या इंपॉर्टेंट नहीं होगा, या किसी और अगली वीडियो एक और आएगी इसके बारे में, उसमें शायद कंप्लीट हो गया होगा वो वाला, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं कराया। विद्यालय में व्यवहारात्मक और संज्ञानात्मक समस्याओं को कम करने के लिए कुछ रणनीतियों पर चर्चा कीजिए। तो अब स्कूल में जो एक बिहेवियरल और संज्ञानात्मक या संवेगात्मक समस्याएं होती हैं, उनको दूर करने की जो कुछ टेक्निक्स हैं उसके बारे में पूछ रहा है। तो समस्याएं क्या होती है पहले आपको वो बताना है। ठीक है, और संज्ञानात्मक समस्याएं बेसिकली जो बच्चों के दिमाग में होती है, जन्म से होती है बेसिकली, वो जब वो पेट में होते हैं, गर्भ में होते हैं, उसी समय वो समस्याएं उनके साथ हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो बड़े होने के बाद भी ठीक नहीं हो पाते, बहुत मुश्किल से वो उस चीज़ को कवर कर पाते हैं, है ना, दवाइयों से और खेल कूद करके। इसलिए ये स्कूलों में लाया गया है, ताकि बच्चे जो हैं, जो जो एक तरीके से कमज़ोर है दिमाग से, उनके लिए कुछ हम कर सकें। ठीक है, आप देखते होंगे हैंडीकैप और जो मानसिक रूप से कमज़ोर है उन बच्चों के लिए अलग स्कूल होते हैं। तो बेसिकली ये जो विद्यालय साइकोलॉजिस्ट होते हैं या स्कूल साइकोलॉजिस्ट होते हैं, साइकोलॉजी होती है, वो इसके अंदर आते हैं। ठीक है, और इसके टेक्निक्स क्या है इसको ठीक करने के लिए, तो ये मैंने नीचे लिख रखी है, आप देख सकते हो। 6 क्वेश्चन आता है, विद्यालय बाल अवस्था की समस्याओं के समाधान के लिए कला चिकित्सा का का वर्णन कीजिए। बाल अवस्था की समस्याओं को समाधान के लिए, अगर जो बच्चे होते हैं उनके अंदर कुछ समस्याएं पैदा होती है, उसके बारे में पूछ रहा है कि उसको ठीक कैसे कर सकते हैं हम आर्ट से, ठीक है, कला से। तो मैंने लिख रखा है कि रणनीतियाँ क्या अपना सकते हैं हम। पर्यावरण देना होता है उनको, ठीक है, इन्वायरमेंट अच्छा मिलेगा तो उनको पढ़ने का मन करेगा, कुछ सीखने का मन करेगा, उनका मन लगेगा वहाँ पे। पर्यावरण कैसा होता है, मतलब एक तरीके से आप डिस्कशन करते हो क्लास में बैठ के, दोस्त होते हैं आपस में बातचीत करते हैं, कोई टॉपिक दे दिया उनको, ठीक है, डिस्कशन करेंगे, डिबेट करेंगे, तो क्या होगा, उनका जो डर होगा वो कम हो जाएगा। ठीक है, स्कूल को लेके, पढ़ाई को लेके, जिससे कि अच्छा इन्वायरमेंट बनेगा और बच्चे जो है ज़्यादा चीज़ें सीख पाएंगे। सबसे अच्छा तरीका यही होता है बच्चों को पढ़ाने का या बड़ों को पढ़ाने का भी। एक कमरा जो आकार में बड़ा हो, ठीक है, बड़ा कमरा होना चाहिए और उसमें रोशनी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, समाधान जो एक तरीके से संसाधन होते हैं उनकी उपलब्धि अच्छी होनी चाहिए, जैसे कि पेन पेंसिल बेंचेस, कपड़े, कपड़े नहीं, पेपर पेंसिल और ऐसी चीज़ें होनी चाहिए वहाँ पे। खेल कूद यानी सिखाना, वहाँ पे बच्चों को गेम वगैरह भी खिलाना होता है, ताकि उनको मतलब थके ना हो, उबासी ना आए उनको काम करते समय, पढ़ते समय, इसीलिए। और अगला क्वेश्चन आएगा हमारा, एक और क्वेश्चन होगा इसके बाद, शायद एक और थोड़ा बड़ा हो गया है। मैं एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको शायद बुक ना पढ़नी पड़े, पर आपको पढ़नी पड़ेगी क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसे हैं, इसके अंदर बिना बुक पढ़े समझ में नहीं आएंगे, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए। व्यवहारात्मक समस्याओं को आंतरिक करने का अर्थ स्पष्ट कीजिए। व्यवहारात्मक समस्याओं को आंतरिक करने का अर्थ स्पष्ट कीजिए और विशेषता के रूप में चिंता से संबंधित किन्हीं 2 कारकों की चर्चा कीजिए। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे हैं। व्यवहारात्मक समस्याओं को आंतरिक करना, यानी कि बिहेवियरल जो आपकी प्रॉब्लम्स होती है वो आपके दिमाग में होती है ना। आंतरिक मतलब आपके दिमाग में होती है, आप शुरू से ही आपका इन्वायरमेंट इस तरीके से रहा है कि अगर आप शर्मीले हो, ठीक है, अगर आपसे कोई बात करने की कोशिश कर रहा है, आपको खोलने की कोशिश कर रहा है, आपका इन्वायरमेंट चेंज करने की कोशिश कर रहा है, फिर भी आप शर्मीले ही रहोगे। तो ये उस बारे में है कि स्पष्ट इसके बारे में आपको बताना है कि क्या होता है। और एक विशेषता के रूप में चिंता संबंधित किन्हीं 2 कारणों की चर्चा कीजिए कि चिंताओं के कारण क्या होते हैं। ठीक है, किस वजह से बच्चों को चिंताओं में वो मतलब कि डिप्रेशन में चले जाते हैं, रीजंस क्या होते हैं। ये सब आसान है बहुत ज़्यादा, आप देख लेना।
ठीक है। और विकार वगैरह पूछा है कि विकारों की चर्चा कीजिए, विकार ये लिख रखे हैं मैंने तीसरे पॉइंट में। और अगला क्वेश्चन होता है हमारा, बुद्धि से आप या बुद्धि से क्या आशय है, क्या समझते हो आप? बुद्धि दिव्यांगता के स्तरों और आकलन पर चर्चा कीजिए। तो बुद्धि यानी कि आपकी क्षमता, IQ लेवल कितना है, उस बारे में है ये। ठीक है। और उसको मतलब हम बुद्धि को कैसे नापते हैं, किसी की बुद्धि को? सबसे पहले निम्न होती है, ठीक है। फिर उसके बाद सामान्य हो सकती है, तीव्र हो सकती है और बहुत ज़्यादा तीव्र हो सकती है। यानी कि बहुत ज़्यादा तेज, कम तेज, एक नॉर्मल जो सभी के अंदर होती है, एक होती है निम्न जो बहुत ज़्यादा कम बच्चों के अंदर देखी जाती है, जो कि इसको हम विकलांग कहते हैं या मानसिक रूप से कमज़ोर बच्चे होते हैं वो, है ना, उनकी हो सकती है। ठीक है। तीव्र, अति तीव्र जो होते हैं वो लोग बहुत ज़्यादा मतलब उनके बाल खड़े हो जाते हैं, जैसे कि आल्बर्ट आल्बर्ट आइंस्टाइन, आप इनको एक एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हो अति तीव्र वाले में। ठीक है। इसका आकलन करने का तरीका और है, ये भी लिख रखा है मैंने। बाल श्रमिक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख लें, ये 5 नंबर में आता है। और शायद इस बार ना भी आए, क्योंकि अब नहीं आते हैं ये क्वेश्चन, मैंने देखे थे, ट्राई किया था कि आ जाए, नहीं आते। शायद इस बार आया होगा, मैंने क्वेश्चन पेपर नहीं देखा है, आप देख लेना जाके, आपके पेपर है, आपको ज़रूरत है ज़्यादा देखने की। ठीक है। तो ये हो गया मेरा काम यहाँ पे ख़त्म। एक और वीडियो आएगी इस पर, तो वो अगर आगे होगी तो देख लेना, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको इसी की। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।